टू शिक्षा लोक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए 2 लाइन है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे पहुँचे हैं और यकीन मानिए कि यदि आप इन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं तो जेएसएससी में भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आप जेएसएससी को धुआं धुआं कर सकते हैं। मतलब बोले तो झारखंडी स्टाइल में गर्दा उड़ा देंगे हम सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? ए दक्षिण कोरिया, बी मैक्सिको, सी जापान या डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी मैक्सिको। मैक्सिको का पीसो मुद्रा है, वहाँ का आधिकारिक मुद्रा है। और अन्य देशों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोरियन वॉन है, इटली की यूरो है, जापान का मुद्रा येन है और चाइना का रेन भी है। ये इस टाइप से सभी का मुद्रा है जिस प्रकार की भारत का रुपया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल दोस्तों हमारे जो यूपीआई प्रणाली है जिसके तहत ही हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सभी सारे ऐप्स को यूज करते हैं। आप भी शायद ज़रूर करते होंगे। तो ये जो यूपीआई प्रणाली है उसको अपनाने वाला पहला जो देश बना है वो है नेपाल। तीसरा नंबर है भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद, नीरज तिवारी या नारायण कार्तिकेयन। तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यह जो है 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इन्होंने रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हरा दिए और विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि इस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रमेश चंद्र शर्मा, बी वशिष्ठ नारायण सिंह, सी आनंद कुमार या डी नीना गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीना गुप्ता। इसके बाद इनके बारे में यदि बात करें तो नीना गुप्ता जो हैं गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए थी, इसलिए इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। बीजगणित जिसको कि शायद अलजेब्रा भी कहा जाता है, उनके इस क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है, सराहनीय योगदान रहा है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और मैथ तो दोस्तों जानते ही होंगे मैथ के नाम से ही बहुत लोगों को पसीना आ जाता है। और जेएसएससी में भी मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए मैथ और रीजनिंग पर भी आप लोग फोकस करेंगे क्योंकि वो दोनों मिला करके 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 में 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहेंगे और सबसे ज़्यादा आएंगे झारखंड से 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिति किस राज्य की भाषा है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो दोस्तों मिति जो है मणिपुर का राज्य भाषा है, समझें। तो ये जो है त्रिपुरा का कोक, बोरोक के अलावा नारा, गारो, बोडो ये सब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं आप जानते होंगे, वहाँ बोली जाती हैं। इसे ही मिति को ही मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम या असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी रानीखेत में ये विकसित किया जा रहा है घास संरक्षण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत से, कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी पर? सिंधु के किनारे, झेलम के किनारे, पानीपत के किनारे, तराइन के किनारे, मतलब तराइन नदी। बोलिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा झेलम के किनारे, जिसे हाइडेस्पिच या विशिष्टा का लड़ाई भी कहा जाता है। झेलम का दूसरा नाम विशिष्टा है, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बॉस, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? चित्रकला की, स्थापत्य कला, नृत्य कला या संगीत कला की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थापत्य कला की। सल्तनत काल में बहुत सारे बिल्डिंग हैं जिसमें कि मस्जिद,
कुछ मीनारें या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ दफनाया जाता है वो सारे जगह, ये सब सारे चीज़ों का विकास किया गया था, स्थापत्य कला पर ध्यान दिया गया था। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की बात करें तो इंडो इस्लामी शैली में बनाए गए कुछ प्रमुख इमारतें हैं कुव्वत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी, बलबन का मकबरा, मतलब मकबरा भी उस टाइम बनाए जाते थे। ये सब काफ़ी फेमस उस टाइम के कलाकृति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। 9वां नंबर, 9th नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप लोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्हें ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। मतलब कि कहा जाता है ना, भगवा रंग बांध करके जिधर भी निकलते थे मराठा, उनका साम्राज्य उधर की ओर विस्तृत हो जाता था। तो ये थे महान सम्राट के नायक बाजीराव प्रथम। 10वां क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक संस्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? स्थापना, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कि बीडी सावरकर भी कहा जाता है, या विपिन चंद्र पाल। तो 10वां का आंसर होगा अभिनव भारत, जिनकी स्थापना की थी वीडी सावरकर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने मित्र मेला और एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया था, ये दोनों संगठन का। और इनकी शाखाएं अगर देखी जाए तो दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। इनकी शाखा देखी जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इन सभी जगहों पे विस्तारित थी, सभी जगह पे फैली हुई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मतलब किसने दिया था सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम? कौन बोला था, किसने दिया था, कहाँ पे उल्लिखित किया था? मोहम्मद अली जिना ने दिए थे, या फिर फजलुल हक ने, लियाकत अली जिना ने, या चौधरी रहमत अली? तो इनका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का चौधरी रहमत अली। शायद आप लोग भी सही से जानते होंगे, पूरी उम्मीद है दोस्तों। इसकी सही आंसर होगी ऑप्शन डी 11 का। तो इनके बारे में अगर थोड़ा जाने चौधरी रहमत अली के बारे में, तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 मतलब 1933 में किया था। और इसके बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम अन्य पाकिस्तानी समर्थक जो थे वो पाकिस्तान नाम का यूज करते थे, जो कि अभी सिंध और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, ये सब सारे क्षेत्र मिला के बलूचिस्तान, ये सब मिल करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो के रूप में बटा था, जो बाद में 1971 के बाद बांग्लादेश नाम कर एक नया राष्ट्र भी बन गया था। ये सारे चीज़ आप लोग जानते होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, बीसी सान्याल, यामिनी राव, या अविंद्रनाथ ठाकुर? 12 का दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल शैली का अग्रदूत ही, मतलब कि जनक। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है? ये सभी को पता है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया 7वां। अगर ये और सभी को सीरियल वाइज देखें तो सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में विषम पद का पता लगा। डेल्टा, वॉल्सेन, चाप झील, विसर्पण, मतलब कौन इन सब में भिन्न है, अलग है, वो बताएं। ऑप्शन बी वॉल्सोन अलग हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा, चाप झील, विसर्पण ये जितना भी है ये सब नदी का आकृति है, मतलब नदी के द्वारा बनाए गए स्थलाकृति हैं। और बॉल्सन अलग चीज़ होता है। अगर बॉल्सन के बारे में आपको बताया जाए तो बॉल्सन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्रों से है, मतलब मरुस्थल का स्थलाकृति है बॉल्सन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, या गोदावरी? 15 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़, या ईख? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा, इसका सही आंसर होगा ईख।
ईख जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग सोचते होंगे कि इसके रोपा जाता है, रोपा नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कलम है उसको गाड़ा जाता है। रोपना मतलब होता है एक जगह से उखाड़ कर दूसरा जगह रोपना, जैसे कि धान। चाय भी उसी तरह होता है, कॉफ़ी और रबड़, ये सबको भी रोपा जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। लेकिन ईख को रोपा नहीं जाता है, बल्कि कायिक प्रजनन के द्वारा उपजाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? डोलोमाइट, बॉक्साइट, एयूराइट या हेमेटाइट? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट, जो कि लौह अयस्क है, एक प्रकार का लोहे का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा या सौर ऊर्जा? ऑप्शन सी होगा, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि वैसे ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो, लगातार उससे ऊष्मा प्राप्त किया जाए, मतलब एनर्जी प्राप्त किया जाए, वो नवीकरणीय ऊर्जा होगा। जैसे कि आप पानी से विद्युत बनाए, मतलब बांध बना करके टरबाइन के द्वारा विद्युत बनाए, तो वो नवीकरणीय हो जाएगा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्रकाश के द्वारा, इस प्रकार के जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय है। उसी प्रकार अगर कोयला, पेट्रोल ये सब की बात करें तो ये सब अनवीकरणीय होते हैं, मतलब एक बार समाप्त हो जाएंगे तो इनको बनने में हजारों करोड़ वर्ष लग जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीयकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा हो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए भी वीडियो लाए जाएंगे जो कि काफ़ी ट्रिकी और आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। 19 का आंसर बताएं। जी बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर डी होगा, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण एक अवधारणा है, सेंट्रलाइजेशन है, ये शासन का अंग होता है, ये पॉलिटी में आता है। अगर आप ध्यान से गौर करते तो इसका आंसर दे सकते थे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो टॉपिक हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की, आयात की? 20 सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आय की। आप लोग बोलिए कैसे? क्योंकि जब तक आदमी को इनकम नहीं होगा वो नया सामान वस्तु नहीं खरीद सकता है, और जब तक वस्तु नहीं खरीदेगा तो मांग पैदा नहीं होगी। मांग पैदा मतलब कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, और ख़रीदना ही मांग होता है। मतलब कि फैक्ट्री से कब तक नहीं बनाएगा सामान? जब तक आप नहीं मांगेंगे। अगर आप मांगेंगे तो बनाएगा, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा फैक्ट्री से सामान का उत्पादन होगा, इसलिए इसे मांग बोला जाता है। मांग और आपूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब नहीं है? भिलाई, जो दुर्गापुर, बोकारो या जमशेदपुर? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। टाटा स्टील कौन नहीं जानता है दोस्तों, 1907 में बनाया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। भारत में अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ए, डीटी लकड़वाला, बी, गुनार मिर्डल, सी, डीपी धर या डी, हेराल्ड? 22 बॉस, आंसर प्लीज, आंसर दीजिए। मैं आप लोग को फिर कल से नया सेशन लाऊंगा, मीन्स नेक्स्ट सेट लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट। उसमें एक और आप लोग के लिए कुछ बहुत ही मोटिवेशनल और अच्छा कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कोट हैं जो आपको सुनाया जाएगा। तो 22 का आंसर है ए, डीटी लकड़वाला। लकड़ा नहीं बोल दीजिएगा आप लोग। लकड़ा और लकड़वाला में फ़र्क है। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? 23 का ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जो हैं संविधान सभा के निरूपण या प्रारूपण के अंग नहीं थे, वे संविधान सभा से अलग थे, बाहर से ही देखते थे। नेक्स्ट इसमें आप लोग को कुछ फैक्ट बता देता हूं, जैसे कि अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जैसा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जानते ही होंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे।
नेक्स्ट है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो रीट जानते ही होंगे, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट। तो इसका हाई कोर्ट ऑप्शन में है, तो इसलिए सही मारेंगे ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, योजना आयोग है या कोई नहीं है इनमें से? बताया दोस्तों। तो इसमें संवैधानिक निकाय के रूप में आर्टिकल 280 मतलब 280 के अनुसार वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। बाकी का कोई कार्यकारी मतलब आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या फिर संसद से एक होता है ना, पारित करके बनाया गया है, तो उस प्रकार नहीं है, बल्कि जो वित्त आयोग है उसका संविधान में व्यापक रूप से वर्णन है। वित्त आयोग का काम होता है राज्य और केंद्र के मध्य वित्त का वितरण करना, मतलब धन का वितरण करना। वो बस सुझाव दे सकता है, उसको लागू नहीं कर सकता है। इसको लागू करने का जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होती है। इसकी सिफारिश को केंद्र सरकार मांगने के लिए बाध्य नहीं है, बस सुझाव स्वरूप होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? आप लोग सभी जानते होंगे कुछ हमारे बॉस जो कि देख रहे वीडियो, वो खुद सरपंच होंगे, मुखिया होंगे या पंचायत समिति के सदस्य होंगे, तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है और जो अर्बन एरिया बॉडी है, जिसको कि नगर निगम बोलते हैं, वो दोनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी को विकेंद्रीकरण बोलते हैं, मतलब कि शक्तियों को विभाजित करना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसको संवैधानिकता प्रदान की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं? जयंत घोषाल, रस्किन बॉन्ड, चंद्रचूड़ घोष या सुभाष गर्ग? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की? जापान, चीन, जर्मनी या दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर होगा 28 का ए, जापान। इसका जो जापान का कंपनी है हिटाची और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, ये दोनों ने मिलकर पूर्वी जापान में इस रेलवे का शुरुआत किया है, हाइड्रोजन से चलने वाला, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA का कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1985, 14 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1999 या 3 अप्रैल 2000? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1999। 1999। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो आप सभी ने खूब रटा होगा, पूरे अच्छे तरीके से याद होगा। जी हाँ, 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है हमारा झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड, जोहार झारखंड। नेक्स्ट है समान विज्ञान, जिससे 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है कि ऐसे सीरियल वाइज 31वां प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल, न्यूटन, कैलोरी या केल्विन? 31। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, जूल, महान वैज्ञानिक जूल के नाम पे। परिदर्शी, जिसे कि पेरिस्कोप भी कहा जाता है, कि प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, विवर्तन पे या परावर्तन पे? 32 का सही आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत तेज हैं आप लोग दोस्तों, सब का सब सही आंसर 32। इसका सही आंसर डी, परावर्तन, रिफ्लेक्शन।
पेरिस्कोप का जैसा कि आप जानते होंगे यूज किया जाता है पनडुब्बी में, युद्धपोत में, जिसके कि युद्धपोत में अगर दुश्मन का युद्धपोत में है तो उसमें देखने के लिए कि कितने सैनिक है, छुपे हुए हैं कि नहीं, दुश्मन कितना है, तो उसको देख करके ढिकचियाँ गन से फायर करके उसको मार सकते हैं, आप अपने को बचाव कर सकते हैं, देश को सुरक्षित कर सकते हैं। रजत को दूरदृष्टि मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बायफोकल या प्रोग्रेसिव? 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स लेंस। ये टिक हो जा भाई। हाँ 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का, घनत्व का? लगता है पानी पीना पड़ेगा दोस्तों। 34 का ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि तरंग जैसा कि जानते होंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। सही आंसर मार दें, प्रेशर पे नहीं होता है। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कहीं पे प्रेशर दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो कम पड़ जाएगा, बस गला पे प्रेशर नहीं देना है। नेक्स्ट है 35, अपेक्षिकता। अपेक्षिकता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश या प्रकाश का वेग? बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब प्रकाश का वेग। सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता मतलब रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ए यार एक मिनट, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगर सापेक्षिकता का सिद्धांत की बात करें तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। इसके दो मुख्य अंग होते हैं, पहला विशिष्ट सापेक्षता और दूसरा सामान्य मतलब नॉर्मल और स्पेशल। इसमें प्रकाश का वेग हमेशा स्थिर रहता है। ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी टाइम उतना नहीं है दोस्तों। 21 अगस्त को एग्ज़ाम है, इसलिए डिटेल्स ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को और कोई सब्जेक्ट का अगर टॉपिक वाइज कोई महत्वपूर्ण का चीज़ का चाहिए होगा तो बोलिएगा। जैसे झारखंड 40 नंबर का है तो उसका टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियो लाएंगे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तांबा, चांदी, जस्ता या सीसा? ऑप्शन बी सही होगा। चांदी का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है। आपका लैपटॉप में भी चांदी यूज होता है। और जो सोलर पैनल होता है उस पर देखते होंगे कि काफ़ी दूर से ही रिफ्लेक्ट करता है, काफ़ी चमकीला दिखता है। वो जो लाइनिंग होता है इस प्रकार से मान लीजिए सोलर है, इस प्रकार से होता है। तो ये जो तार होते हैं ये सब सिल्वर के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। कौन सा आंसर सही होगा इस ऑप्शन में? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही होगा। भार बदल जाता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है। वेट बदलेगा, मास उतना ही रहेगा। आप लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है चंद्रमा का मतलब चांद का, वो पृथ्वी से बहुत कम होता है, मतलब 1/6 होता है। इसलिए अगर आप कोई 100 kg का वस्तु ले जाते हैं तो उसका 1/6 हो जाएगा वहाँ पे भार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लिक ऑन नहीं है? मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। इसमें है कि बाज़ार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। उसका 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होता है। 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 65 भाग अन्य धातु, या फिर 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
जिसमें कि 18 कैरेट सोना होता है और 6 कैरेट तांबा और अन्य धातु मिलाई जाते हैं, जिसमें गिलेटिन भी एक होता है, ताकि इसकी कठोरता बढ़ाई जा सके और ज़्यादा दिन तक टिके, अच्छा दिखे। इसका सही आंसर होगा 39 का बी, 18 + 6, सॉरी एक किधर गया, टिक या। 40, गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम? सही आंसर होगा हीलियम। 41 है, रसोई की गैस एक मिश्रण है, मतलब एलपीजी किसका किसका मिश्रण है? एलपीजी जो दोस्तों किसका किसका मिश्रण है बताएं? हाइड्रोजन मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ब्यूटेन और प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वन का सही आंसर या बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है 42 नंबर। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, धातु में तत्वांतरण हो जाता है। बोले 42 नंबर सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। यदि क्यूरी तापमान की बात करें दोस्तों, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्यूरी तापमान मतलब कि उष्मा से होता है, मतलब उष्मा अगर आप देंगे, हीट देंगे, आप जानते होंगे किसी भी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्यूरी तापमान। जैसे आप लोग को पता होगा लोहा Fe 770 क्यूरी तापमान पे होता है, कोबाल्ट जो होता है 1130 क्यूरी तापमान पे, निकेल 358। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद 43। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं मतलब जिह्वा मतलब जीभ के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व, मध्य? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पार्श्व मतलब कि पीछे। अगर आप इस प्रकार जीभ देखें तो यहाँ पे जो इधर का जो होता है कैलिका, यहाँ पे आप खट्टा का अनुभव करते हैं। लेकिन वर्तमान रिसर्च मतलब जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो बताता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप तीखा, मीठा, खट्टा कुछ भी खाते हैं तो आप पूरे जीभ पे इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये पुराना रिसर्च था, नए रिसर्च में इस प्रकार है। लेकिन JSSC तो पूछेगा पुराना, और जैसा कि आप लोग जानते हैं JEE का पेपर लीक हो चुका है। अब क्या बोला जा सकता है झारखंड को? JPSC का वही हाल, JSSC का वही हाल, युवाओं का मनोबल तोड़ के और हम लोग की ज़िंदगी से खेलने वाला है ये एग्ज़ाम और ये बोर्ड और ये झारखंड का सरकार। कुछ नहीं बोला जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रिबोज? आप लोग सभी जानते हो इसका जो ट्रिक है। जैसे कि फल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रूट। तो एफ और एफ मतलब फ्रूट से ही फ्रक्टोज बना है, तो फ्रक्टोज के कारण मधुर स्वाद होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हिपोस्टेलिस, हेमोरेज? 45 नंबर। जी हाँ, इसको इस्कीमिया बोलते हैं। जानवरों की एक जाति, ऑप्शन ए सही था उसमें। 46 नंबर है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित की जाने वाली रासायनिक द्रव है? हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन या स्टेरॉयड? अगर डिस्कवरी चैनल देखते होंगे या देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि क्या होता है इसका। 46 नंबर, जी हाँ, फेरोमोन होता है, एक प्रकार का गंध होता है। जैसे कि आप शेर की बात करें तो शेर या बाघ एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जिसके कारण शेरनियाँ आकर्षित होती हैं, और शेरनियाँ एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जो शेर आकर्षित होते हैं। इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को
या फिर लेमार्को डेवरीज को? 47 बी, बिल्कुल सही, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक। माय गॉड, एक 1 मिनट दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑप्शन बी होगा। जैसा कि आप जानते होंगे 8-9 क्लास में पढ़े होंगे, छोटा 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 टी बड़ा टी ये सब लेकर के मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे, तो वही है ये जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? रोहिणी मतलब डाइफेथरिया, पोलियो तथा टिटनस से, रोहिणी निमोनिया या यक्ष्मा, जिसको कि यक्ष्मा को ही आप लोग जानते होंगे कि टीबी भी बोला जाता है। नॉट टीवी, टीवी मतलब होता है टेलीविज़न, ये वाला जिसमें हम लोग मूवी देखते हैं, ये टीबी होगा। ट्यूबुलर क्लोरोसिस इसका फुल फॉर्म है। बताएं आंसर। रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनेस, ऑप्शन डी है तक हम लोग आपको पढ़ दी हैं। 48 का सही आंसर या डी ही होगा, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? मतलब कि हम अपने नाक के द्वारा, नाक कुछ इस प्रकार से होता है, 1 मिनट, हम अपने नाक के द्वारा जो लेते हैं हवा, तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उसमें से ऑक्सीजन ले करके CO2 की मात्रा कितना % बाहर निकाला जाता है हमारे, मतलब मनुष्य के द्वारा, हम सभी के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज या ग्लूकोज? तो इसका सही आंसर करें दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पूरा जोश और जुनून के साथ, क्योंकि मैं फिर कल मिलने वाला हूँ नए लेक्चर, नए टॉपिक और नया सेट के साथ। टॉपिक तो सारे होंगे, आगे बचे हुए अभी और हैं। कंप्यूटर का बचा हुआ है पूरा, और झारखंड का मेन पोर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, ग्लूकोज। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होते हैं। ए सेलेक्ट हो जा भाई, ग्लूकोज होते हैं, ऑप्शन डी। ग्लूकोज यह एक, मतलब क्या होता है ग्लूकोज को, क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड शुगर भी कहते हैं, जिससे ऊर्जा मिलता है। देखते होंगे कोई भी स्पोर्ट्समैन है, मतलब क्रिकेटर हो, जो कि आप लोग देखते होंगे खेलते समय उधर से ले करके आते हैं कुछ बॉटल में और पीते हैं, तो उसमें ग्लूकोज ही होता है। एनर्जी ड्रिंक में ग्लूकोज होता है, ताकि पीने के बाद तुरंत एनर्जी मिले और खिलाड़ी वापस क्रीज पे जाकर चौका छक्का मार सकें, जैसा कि हमारे MS धोनी भाई करते हैं। धोनी मार रहा है। तो दोस्तों आज का ये पूरा लेक्चर समाप्त होता है, पूरा प्रैक्टिस सेट। कल नए सेट के साथ मिलते हैं, और आप लोग यहीं बने रहें और सपोर्ट करें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो थैंक यू दोस्तों। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद, जोहार।